हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबों के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पर। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे लौह स्तंभ मेहरौली, जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से अधिक है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगी, ये इसकी खासियत है। यहाँ पे बताया हुआ है लौह स्तंभ के बारे में। लौह स्तंभ मेहरौली में है, जो दिल्ली में है। ये कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन है, 3 टन से अधिक है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। इतना पुराना होने के बावजूद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी, ये इसकी विशेषता है। नीचे देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ बताया हुआ है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप विभिन्न आकार के थे, जैसे गोल, लंबे या बड़े या छोटे। स्तूप का यहाँ पे अर्थ बताया हुआ है टीला, मतलब कि कोई भी टीला है इस शेप में, गोल भी हो सकता है, ये लंबे भी हो सकते हैं, बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। इसको बताया हुआ है स्तूप। नीचे देखते हैं। यहाँ पे एक विशेषता और बताई है कि सभी स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डियाँ या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। यहाँ पे एक विशेषता ये बताई हुई है कि ये जो स्तूप थे, इसके अंदर एक डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों के अंदर बुद्ध हैं या उनके जो भी अनुयायी थे, उनके शरीर के कुछ अवशेष, जैसे कि दांत हो गया या हड्डी हो गई या कोई भी सामान, उनके शरीर की राख वगैरह इसमें, या कोई भी उस टाइम के प्रतिष्ठित सिक्के इसके अंदर रखे रहते थे। नीचे देखते हैं। तो ये जो बॉक्स होता था, इसको क्या बोलते थे? इसको धातु मंजूषा कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है धातु मंजूषा किसे कहते थे। तो आप बता सकते हैं स्तूप के अंदर जो भी बॉक्स होता था उसमें बुद्ध के जो अनुयायी थे उनके शरीर के अवशेष रखे रहते थे। इसको धातु मंजूषा कहते थे। नीचे देखते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसको वेदिका कहते थे। ये ध्यान रखिएगा, इन स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया जाता था, एक रास्ता होता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा। तो इसमें बताया हुआ है कि इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई रास्ता होता है उससे चारों तरफ रेलिंग लगा दी जाती है, तो इसको क्या बोलते थे? इसको वेदिका कहा जाता था। नीचे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। नीचे है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। यहाँ पे बताया हुआ है कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, और मंदिर, जैसे कि मंदिर की आकृति इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति स्थापित होती थी, उसको क्या बोलते थे? उसको गर्भगृह कहा जाता था। नीचे देखते हैं। एक पॉइंट है, अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। बताया हुआ है कि मंदिर होता था, उसमें मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ पे सभाएं होती थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। नीचे एक पॉइंट है, एकास्मिक मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एकास्मिक मंदिर क्या होता था। जब एक ही पत्थर या पहाड़ को काटकर कोई इमारत या मंदिर बनाया जाए। मान लीजिए कोई पत्थर है या कोई पहाड़ है, इसको काट करके कोई भी इसमें मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। जो एक ही पत्थर या पहाड़ से निर्मित मंदिर होता है उसको एकास्मिक मंदिर कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण, जैसे महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो एकास्मिक मंदिर का उदाहरण है।
नीचे अगला पॉइंट है, उड़ीसा में पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत के जैन मठ का निर्माण हुआ है। यहाँ बताया हुआ है, उड़ीसा में एक पहाड़ी है, उसको खोदकर 2 मंजिला इमारत, मतलब कि 2 मंजिला जैन मठ का निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक इमारत थी, एक पहाड़ी थी, उसको खोद करके यहाँ पे 2 मंजिला इमारत के जैन मठ का निर्माण हुआ है। नीचे देखते हैं, एक पॉइंट है, अजंता के पहाड़ों में ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अजंता के जो पहाड़ थे उसमें ज़्यादातर जो थे वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। बिहार का हमने आपको बताया था, बिहार वो जगह होती थी जहाँ पे बरसात के टाइम में जो बौद्ध अनुयायी थे वो रुक करके अपने विचार देते थे, अपने उपदेश देते थे लोगों को। नीचे एक पॉइंट है, गुफाओं के अंदर के चित्र अधिकतर मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। यहाँ पे बताया हुआ है कि गुफाओं के अंदर के जो भी चित्र थे, अजंता गुफाओं के अंदर के चित्र, वो अधिकतर मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इसकी विशेषता है कि ये जो रंग थे वो पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन रंगों की चमक 1500 साल से बनी हुई है। जो ये रंग थे वो पौधों या खनिजों से बनाए गए थे। इसकी विशेषता ये है कि इन रंगों की जो चमक है 1500 साल से वो वैसी ही बनी हुई है। नीचे देखते हैं, कुछ पुस्तकें हैं। सिलपद्दिकारम, ये पुस्तक इलांगो नामक कवि ने लिखी है। इसमें कोलवान नाम के एक व्यापारी की कहानी है। सिलपद्दिकारम इलांगो नामक कवि ने लिखी है। इसमें कोलवान नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यह एक तमिल महाकाव्य है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे एक पुस्तक और है, मरी मेखलई। इसको सतनार नाम के लेखक ने लिखा है। इसमें कोलवान और माधवी की बेटी की कहानी है। नीचे यहाँ पे है पुराण। पुराण क्या होता था? इसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ। पुराण में इसका अर्थ होता था कि प्राचीन काल में शिव हैं, विष्णु हैं, पार्वती, दुर्गा जैसे जो भी देवी देवताएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो पुराण में आती थी। नीचे है, पुराण तथा महाभारत को व्यास जी ने लिखा है। इसको ध्यान रखिएगा, पुराण तथा महाभारत को व्यास जी ने लिखा है। नीचे है, संस्कृत की जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी है। एक पॉइंट और दिया है यहाँ पे, आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसको आर्यभट्ट ने लिखा है। इन्होंने बताया, दिन व रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। आर्यभट्ट ने बताया था कि जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जबकि यह आप लोगों को पता होगा कि इसके परिक्रमण काल की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। नीचे एक यहाँ पे पॉइंट दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने किया था। ये चीन का था, लून नाम के व्यक्ति ने किया था चीन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 11 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों के हिस्ट्री का जो भी 11 चैप्टर थे उनकी समरी हम लोगों ने देख ली, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत जल्दी ही आपको किसी और सब्जेक्ट के NCERT के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स और उसकी समरी की वीडियो मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।